दोस्तों, इमरान खान की सियासत ख़त्म करने का शहबाज जरदारी का ख्वाब चकनाचूर। कप्तान की हुकूमत 2 नंबर तरीके से ख़त्म करने की प्लानिंग करने वाले मुंह छुपाने पर मजबूर। कप्तान को गिरफ्तार करने के तमाम मंसूबे नाकाम। कप्तान के कंटेनर्स का रुख एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद की तरफ। कप्तान का हकीकी आज़ादी मार्च 2 के दौरान हुकूमत खोतेगिनी का नाच नचाने का फैसला। सियासी लोटे भी अपनी खैर मनाएं। कप्तान ने एक दफ़ा फिर खबरदार कर दिया। मुल्क में सियासी बहरान पैदा करने की साजिश करने वालों को कप्तान ने आखिरी और बड़ी वार्निंग जारी कर दी। कप्तान को ट्रैप करने वाले भी सख्त परेशानी का शिकार। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि नौजवानों, आज आपके पास हकीकी आज़ादी के लिए आया हूँ। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ गई है। पेट्रोल और फजल रहमान की 30 रुपए फी लीटर कीमत बढ़ गई। भारत ने चंद रोज कबल 25 रुपए फी लीटर कीमत कम की। भारत ने रूस से 30% कम कीमत पर तेल खरीदा। हमारी हुकूमत भी रूस से 30% कम कीमत पर तेल खरीदना चाहती थी। साजिश से हमारी हुकूमत खत्म कर दी गई। आज अमरीकी गुलाम हुकूमत अमरीकी डर से रूस से कम कीमत तेल नहीं खरीद रही। भारत के लोग रूस से तेल खरीद सकते हैं क्योंकि इनकी आज़ाद खारजा पॉलिसी है। पाकिस्तान अमरीकी इजाज़त के बगैर रूस से तेल नहीं खरीद सकता। आज मुल्क में अमरीकी गुलाम हुकूमत है। जवान की इजाज़त के बगैर रूस से तेल नहीं खरीद सकती। आज मुल्क में अमरीकी गुलाम हुकूमत है जो उनकी इजाज़त के बगैर रूस से तेल नहीं खरीद सकती। इमरान खान ने कहा कि कोरोना के बावजूद हमारी मुआशरत तरक्की कर रही थी। कोरोना के दौरान बरसगीर में सबसे ज्यादा रोजगार पाकिस्तानियों को मिला। जो लोग ऊपर आ गए, अगर इस वक्त मैं ये मुल्क ना संभाला गया और इसका दिवालिया निकल गया तो मैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देना चाहता हूँ कि सोवियत यूनियन और अमेरिका दुनिया की 2 बड़ी ताकतें थीं, लेकिन जब इनकी मुआशरत जवाल पजीर हुई तो सोवियत यूनियन टूट गई और इनकी तगड़ी फौज भी इन्हें इकट्ठा न रख सकी। एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि हम न्यूट्रल्स हैं तो बिस्मिल्लाह आप न्यूट्रल हों, लेकिन लोग जानते हैं कि पावर आपके पास है और ये चोरों का टोला जिस तरह कौम को नीचे लेकर जा रहा है तो लोग आपकी तरफ देख रहे हैं और तारीख इस किरदार को कभी माफ नहीं करेगी कि मुल्क नीचे चला जाए और आप कहें हम न्यूट्रल हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान वफ्द इसराइल गया जिसमें पाकिस्तान का सरकारी मुलाजिम भी शामिल था। इसराइल जाने वाले इस वफ्द में शामिल सरकारी मुलाजिम पाकिस्तानी इदारे में नौकरी करता है। अमेरिका के गुलाम हुकूमत भारतीय एजेंडा लागू कर रही है। चेरी ब्लॉसम कभी कश्मीर पर बात नहीं करेगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं कपड़े बेच दूंगा, इन्हें कपड़े बेच देने चाहिए क्योंकि जिससे ये आए आटा, पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ। आज मैं आपसे वादा लेने आया हूँ कि आपने हकीकी आज़ादी की तहरीक में मेरे साथ खड़ा होना है। अल्लाह के सामने सजदा करने वाला आज़ाद हो जाता है। आज कौम इल्लामा इकबाल के ख्वाब की तरह खड़ी हो रही है। इन्होंने कहा कि मेरी उम्र तकरीबन पाकिस्तान जितनी है। इस्लामाबाद में ख़वातीन बच्चों के खिलाफ बदतरीन शेलिंग की गई। इस तरह तो गुलामों पर कभी बर्बरियत नहीं कर सकता। शहबाज शरीफ कातिल राना सनाला बुज़दिल ने औरतों पर शेलिंग करवाई। इस्लामाबाद में बदतरीन शेलिंग के बावजूद ख़वातीन बच्चों के मुकाबला करने पर खुशी हुई है। ये कौम कभी भी इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करेगी। शौकत यूसुफ जई समेत पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने खौफ का बुत तोड़ दिया। मुसलमान अल्लाह के सिवा कभी किसी के सामने नहीं झुक सकता। अमेरिका के गुलामी इदारों की तबाही की जा रही है। बड़े चोरों की चोरियों को मुआफ़ किया जा रहा है। कौम तैयारी करे। परसों दीद जलसे में अगला लाहा अमल दूंगा। सुप्रीम कोर्ट फैसले की स्टडी करूंगा, अगले लाहा अमल दूंगा। आपने तैयार रहना है। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दें कि इमरान खान का कहना है कि बरोज़ हफ्ते को अपने लॉन्ग मार्च 2 के बारे में अवाम को बताएंगे और कप्तान हतमी तारीख कब देंगे और क्या कप्तान इस दफ़ा लॉन्ग मार्च ही करेंगे या धरना देंगे, इसके बारे में भी जल्द ही पता चल जाएगा। मगर मारूफ कालम निगार हबीब अकरम के मुताबिक ज़माना बदल रहा है। पाकिस्तान में दौलत और इख्तियार की बेढब तकसीम अब तक अवाम की नज़रों से ओझल रही। कुछ ख़ास लोग हुआ करते थे जिन्हें इस कारीगरी का पता था। वो चुप रहते थे या बोलते थे तो खामोश करवा दिए जाते थे। स्मार्टफोन ने यह कब्ज़ा उलट दिया। इंसानी तारीख में पहली बार इतला की हद तक आम आदमी और हुक्मरान के दरमियान मुसावत कायम की। जिस तरह पानी अपनी सतह बरकरार रखता है, बिल्कुल इसी तरह मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इतलात की सतह मेरे जैसे अदना सहाफ़ी से लेकर वज़ीर-ए-आज़म तक एक सी हो गई है। जिस बुनियाद पर मुल्क की मुआशरत का फ़ैसला किया जाना है उसका डाटा अब मेरी रसाई में भी है। मैं सवाल उठा सकता हूँ कि एक ख़ास फ़ैसले की वजह बनने वाले अदाद शुमार का तकाजा तो जुदा था। फ़लाँ फ़ैसला किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया गया। इतलात की इस मुसावात की मंतकी नतीजे के तौर पर आम आदमी समझता है कि मेरा वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद को हुक्मरान ना समझे बल्कि मुझसे किए हुए वादे का हिसाब दे। जो लोग इमरान खान के साथ चलते नजर आते हैं वो यही हिसाब मांगते हैं, मगर रियासत पुराने तस्वुरात की असीर होकर
یہ حساب دینے سے گریز کر رہی ہے۔ ریاست کے اکابرین کو اب تک یہی پتہ نہیں چل سکا کہ افکار تازہ نے ایک نئے جہاں کی بنیاد رکھ دی ہے۔ وہ اب تک پرانے خیالات میں مگن سمجھتے ہیں کہ انہیں سب پتہ ہے، حالانکہ بسا اوقات انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ان کے نزدیک الیکشن ایک سیاسی چال ہے، جبکہ الیکشن ریاست کو نئے خیالات میں ڈھالنے کا نام ہے۔ یہ الیکشن کو ایک کا جانا اور دوسرے کا آنا سمجھ رہے ہیں۔ ان کے وہم و گماں میں بھی نہیں کہ ملک اور معاشرے کے لیے انتخابات کتنی کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے انتخابات کے وقت کا تعین دستور کرتا ہے، جبکہ دستور کی منشا ہے کہ جب بھی الجھ جاؤ فیصلے عوام کی طرف لوٹا دو۔ جب سیاست اصولوں کے تابع ہونے کے بجائے صرف مفادات کی پیروی میں چلے تو حقائق نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ کہنا کہ موجودہ حکومت کا معیشت کی بہتری کے لیے اقتدار میں رہنا ضروری ہے، تو یہ بات بھی پچھلے 1.5 مہینے میں غلط ثابت ہو چکی ہے۔ مفروضے کے لیے مان بھی لیں کہ موجودہ حکومت میں معیشت درست کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن جب ملک کی سب سے بڑی پارٹی جلد سے جلوس اور احتجاج کر رہی ہوگی تو حکومت کے اس دعوے کو کون مانے گا؟ جب سیاسی استحکام ہی نہیں ہوگا تو معیشت میں بہتری کے منصوبے کاغذوں سے آگے نہیں بڑھتے، اور سیاسی استحکام سوائے انتخابات کے ممکن نہیں ہوتا۔ انتخابی سیاست کے ایک طالب علم کے طور پر میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ انتخابات کے نتائج کبھی کسی پارٹی کے توقع کے مطابق نہیں ہوتے، لہٰذا ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت ہوتی ہے نہ غیر معمولی کامیابی کی امید لگانے کی۔ عین ممکن ہے کہ جب انتخابی مہم چلے تو عمران خان اپنی مقبولیت کی لہر برقرار نہ رکھ پائیں یا کچھ ایسا ہو جائے جو موجودہ حکومتی اتحاد کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ دنیا کی جمہوری تاریخ میں یہ اصول بھی آزمودہ ہے کہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ملکوں کو ہمیشہ آگے کی طرف لے کر چلتے ہیں، اور ان سے انکار کرنے والے طاقتیں آخرکار کہیں کی نہیں رہتی۔ اسی طرح یہ کہنا کہ موجودہ حکومت کا معیشت کی بہتری کے لیے اقتدار میں رہنا ضروری ہے، تو یہ بات بھی پچھلے 1.5 مہینے میں غلط ثابت ہو چکی ہے۔ مفروضے کے لیے مان بھی لیں کہ موجودہ حکومت میں معیشت درست کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن جب ملک کی سب سے بڑی پارٹی جلد سے جلوس اور احتجاج کر رہی ہوگی تو حکومت کے اس دعوے کو کون مانے گا؟ جب سیاسی استحکام ہی نہیں ہوگا تو معیشت میں بہتری کے منصوبے کاغذوں سے آگے نہیں بڑھتے، اور سیاسی استحکام سوائے انتخابات کے ممکن نہیں ہوتا۔ انتخابی سیاست کے ایک طالب علم کے طور پر میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ انتخابات کے نتائج کبھی کسی پارٹی کے توقع کے مطابق نہیں ہوتے، لہٰذا ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت ہوتی ہے نہ غیر معمولی کامیابی کی امید لگانے کی۔ عین ممکن ہے کہ جب انتخابی مہم چلے تو عمران خان اپنی مقبولیت کی لہر برقرار نہ رکھ پائیں یا کچھ ایسا ہو جائے جو موجودہ حکومتی اتحاد کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ دنیا کی جمہوری تاریخ میں یہ اصول بھی آزمودہ ہے کہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ملکوں کو ہمیشہ آگے کی طرف لے کر چلتے ہیں، اور ان سے انکار کرنے والے طاقتیں آخرکار کہیں کی نہیں رہتی۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لیں۔